देखो, अब यूपीएससी ने हमसे सीएसआर के ऊपर पूछा था, 2024 में पूछा था सीएसआर के ऊपर कि भाई अगर कोई कंपनी अपने लोगों पे पैसा खर्च कर रही है, अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कर रही है ना, और कोई ऐसा खर्च कर रही है जो कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट होगा, जैसे कि बस्ती हटवा दी, अपने अपने कंपनी के सामने से बस्ती हटवा दी, सोलर सोलर पावर लगा दिए, खुश हो गए, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, सोलर पावर लगवा दिए, और अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए बेनिफिट कर रही है, तो वो क्या वो सीएसआर में आएगा? तो भाई ये सीएसआर में नहीं आएगा, है ना। और एक पूछ रखा है कि कोई स्पेसिफिक, यार ये कितना इजी पेपर था 2024 वाला, फिर भी देखो 88 मेरिट गई। सीएसआर रूल डज नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। ये सीएसआर के तहत कोई मिनिमम एक्टिविटी की बात नहीं होती है। अब इसके बाद पूछा था इन्होंने, इससे पहले पूछा था फेमा के बारे में। फेमा द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन वर रिप्लेस बाई, नहीं पता भाई ये इसका आंसर। वैसे अंडर फेमा वॉलेशन फॉरेन एक्सचेंज रूल सीज टू बी क्रिमिनल फोर्स, ठीक, क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस तो है ही, ऐसा थोड़ी सिविल ऑफेंस है आप गलत काम करोगे बच जाओगे। फिर इन्होंने हमसे पूछा था 2019 में, ये दोनों ही सही हैं। ये कितना गलत है यार, देखो कि एक तो आपको फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीमेंट हो गया, इससे क्या होगा, कंपनियां अपने नौकरों को आराम से निकाल पाएंगी, अपने वर्करों को आराम से निकाल पाएंगी, और कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। इन केस ऑफ टेम्परेरी वर्क वूमेन, टेम्परेरी वर्कमैन, कोई टेम्परेरी वर्कमैन है उस बेचारे को वैसे ही भगा दो आप, गलत बात है भाई, नोटिस तो उसे भी देना चाहिए। पर देखते हैं अब इसके ऊपर ना, अब एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं 2024 वाले की। एज पर रूल 21D ऑफ कंपनी का, अब ये इंपॉर्टेंट है कि सीएसआर किसके थ्रू लगता है, कंपनी एक्ट के थ्रू लगता है, ये कंपनी एक्ट के थ्रू लगता है ना। एनी एक्टिविटी बेनिफिटिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और अंडरटेकिंग इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस शैल नॉट बी कंसिडर, है ना। इसने वो तो बात क्लियर, ये तो सिंपल सी बात है यार, हर कंपनी अपने एम्प्लॉय का पैसा निकलने लग जाएगी, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी इसमें, है ना। और कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है कि आपको ना 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का 2% देना होगा, जो आपका नेट प्रॉफिट होगा उसमें आपको 3 साल का नेट प्रॉफिट के 3 साल में जो आपका एवरेज हुआ है उसका जो एवरेज है वो आपको देना पड़ेगा, उसका 2%। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आया था। क्यों आया था, इसका ऑब्जेक्टिव सुन लो पहले। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटेड रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन of corporate person, partnership firms, individual in time bound manner for maximization of asset value, promotion of entrepreneurship, availability of credit, balancing interests of all stakeholder। आया क्यों था, आया इसलिए था इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए आया था। किसके लिए आया था, कॉर्पोरेट पर्सन के लिए आया था, पार्टनरशिप के लिए आया था, पार्टनरशिप वालों के लिए, फर्म के लिए, इंडिविजुअल के लिए। टाइम बॉन्ड टाइम बॉन्ड मैनर में करोगे, है ना, ये भी अच्छी बात है ना। और प्रमोशन, इससे प्रमोशन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप से क्रेडिट की अवेलेबिलिटी रहेगी, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ और स्टेक होल्डर ये भी रहेगा। अब इसकी एप्लीबिलिटी सुन लीजिए। कंपनी कर सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, इंडिविजुअल पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस 180 डेज, और उससे उससे ऊपर 90 डेज, तो मान लीजिए कितने हो गए, 270 डेज हो गए। मॉरेटोरियम पीरियड कॉमनेंस अपॉन इंटीग्रेशन प्रोवाइडिंग लीगल स्टे, जब ये चल रहा है तो आप हाई कोर्ट में नहीं जाओगे, मतलब आपको मॉरेटोरियम पीरियड मिल जाएगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होनी चाहिए, लाइसेंस प्रोफेशनल होनी चाहिए, मैनेज करना चाहिए इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को। एसेट कंट्रोल ओवरसीज ऑपरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी वो प्रोसेस देखना चाहिए, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस देखना चाहिए। और डेट डिस्कवरी ट्रिब्यूनल इंडिविजुअल के केस देखेगा और पार्टनरशिप फर्म के केस देखेगा। नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल फॉर कंपनीज एंड एलएलपी का केस देखेगा। प्रायोरिटी क्लेम, है ना, सबसे पहले जो पैसा मिलेगा ना
उन बंदों को मिलेगा भाई जिनको द एस्टेब्लिश हायरार्की ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ एसिड प्रायोरिटाइजिंग सिक्योर्ड। पहले क्रेडिटर को मिलेगा, फिर उन बंदों को मिलेगा जो बंदे काम करते थे, उनका पैसा, उनकी तनख्वाह नहीं दी गई, अनपेड ड्यू ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। ये है 2019 में अमेंडमेंट कर दिया कि भाई 330 दिन, 270 दिन में तो होना चाहिए, पर 330 दिन भाई मिनिमम लिमिट है, इस बीच में कर ही दो, ख़त्म कर दो। और इसमें लिटिगेशन पीरियड भी अवेलेबल है, अभी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन आया है एमएसएमई के लिए फॉर फास्टर रिजोल्यूशन विद मिनिमल डिस्क्रप्शन, जैसे मिनिमल डिसरप्शन। 330 दिन बेनिफिट है, 330 दिन मैक्सिमम है जिसमें लिटिगेशन प्रोसेस भी है। वैसे 180 दिन प्लस में 90 दिन। और पार्टनरशिप और इंडिविजुअल के लिए ट्रिब्यूनल देखेगा, और फर्म और एलएलपी और कंपनीज और एलएलपी के लिए एनएलटी दे, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी देखेगा, ठीक है। और जो ये होंगे ये लाइसेंस प्रोफेशनल होंगे, ऐसा नहीं कोई भी उठ के जिसका भी मन करे वही बन जाए। अब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, अब इस बंदे ने वो लगा, ये बेसिकली सीए के लिए है, ये कंपनी एक्ट के थ्रू बनी है और 2018 में बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपनी एक्ट के थ्रू बनी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनफीआरए, और ये कंपनी एक्ट के थ्रू बनी है, और ये बनी है 2018 में, टू ओवरसी क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया, इंश्योरिंग एडहेरेंस टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कंपोजिशन। इसका चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, है ना। और मेंबर इसके वो होंगे जिनको फाइनेंस के बारे में, लॉ के बारे में और अदर रिलेटेड फील्ड अकाउंटेंसी के बारे में नॉलेज है। फंक्शन एंड ड्यूटीज़ रिकमेंडेड करते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय कंपनी फॉर अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं। और ऐसे मतलब ऑडिटिंग के लिए मेन है, ये सीए के लिए है भाई, सीए को देखना है काम, है ना। मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ओवरसीज करेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएटेड, इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद स्टैंडर्ड एंड सजेस्ट मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ये है। देन इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर को, फाइन भी लगा देते हैं। इनको सिविल कोर्ट की पावर दे रखी है, ये ना नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सिविल कोर्ट की पावर दे रखी है, कंपनी एक्ट के थ्रू बनी है, 2018 में बनी है, सिंपल सी चीज़ है, माइंड तो है। इन्वेस्टिगेशन मैटर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिट फर्म फॉर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज एंड इम्पोज पेनल्टीज, jurisdiction all listed companies and large unlisted public companies, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी कर सकते हैं, प्राइवेट को भी कर सकते हैं, और लिस्टेड एंड अनलिस्टेड लार्ज पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं मैटर को। अब सस्टेनेबल फाइनेंस एंड ग्रीन टैक्सोनॉमी सेबी और आरबीआई के द्वारा आया है। सेबी ने, आरबीआई तो खैर पेपर निकाले जा रही है, अब सेबी का देख लेते हैं। सेबी का सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क आया था 2022 में, है ना। डिस्कशन पेपर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। सेबी ने क्या बोला है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग mandated top 1000 companies listed entities by market capitalization to provide ESG disclosure, enhancing transparency and increasing responsible business conduct. सस्टेनेबल फाइनेंस रेफर टू फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटिंग एनवायरनमेंट एंड, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ग्रीन डेट सिक्योरिटी गाइडलाइन, ये सेबी ने आई थी 2017 में। इसने बोला था कि डिफाइन क्राइटेरिया इशूइंग ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया, specifying eligible projects such as renewable energy, clean transportation and sustainable water management। ये 2017 में आई थी ग्रीन डेट सिक्योरिटी गाइडलाइन सेबी की तरफ से। बाकी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड वाला सिस्टम ये आया था तुम्हारा 2022 में। बाकी सेबी ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के बारे में बात की थी 2021 में। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनियों को भाई अपना डाटा देना पड़ेगा। सरकार भी इस विषय में कुछ कानून बनाने के उसमें है।
है ना, बस यही, थैंक यू।